गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 19 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और लास्ट में 31, 32, 33, 34 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आज इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। आप बड़े ध्यान से देखें और पढ़ते रहें, क्योंकि ये बिल्कुल एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक आप तक नोटिफिकेशन आए। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट जी एक्स को एक फंक्शन है, वो दे रखा है x माइनस बॉक्स x। बॉक्स x बोले तो ब्रैकेट है एक तरह का। ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे उसने बोला है कि ये जो बॉक्स x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। होता क्या है, अगर पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। जो यहां पर x की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू x है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू x? इसका मतलब अगर इसके अंदर इंटीजर है, बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो करेक्ट इंटीजर आएगा। ब्रैकेट मान लो, आप इसको कैपिटल ब्रैकेट मान लो, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 मानूं तो तब तो 3 आएगा इंटीजर, लेकिन बाय द वे वैल्यू हुई 3.1 तो आएगा इससे छोटा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x, इससे छोटा इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर 3 है। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 चलते रहते हैं एंड 0। पॉइंट में नहीं आते, फ्रैक्शन में नहीं आते। तो अगर मैं बात करता हूं 3.2 तो इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ? 3। अगर मैं बात करता हूं 3.5 तो इससे छोटा इंटीजर 3। हाँ जी, अप्रॉक्स नहीं करना, अप्रॉक्स में तो 3.5 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन हमें इससे छोटा इंटीजर लेना है, लेस देन और इक्वल टू x। इक्वल टू कब? अगर इंटीजर हुआ तो इंटीजर और बाकी सारे केस में उससे लेस। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 3.9 देन द वैल्यू इज ऑल्सो 3। ये बात आगे समझ में, ये बात आपको पता चल गई होगी कि इससे छोटा इंटीजर लेना, जो भी यहां पर हो इससे छोटा इंटीजर। हाँ, इंटीजर तब तो वही आएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, पॉइंट में आ गए तो उससे छोटा इंटीजर। अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई तो आप एक बात का जवाब दो कि अगर मैं बोलता हूं -4 तो इंटीजर क्या आएगा? -4 आएगा। अगर मैं बोलता हूं -4.1 तो इंटीजर क्या आएगा? -4 नहीं आएगा। आधे बच्चे सोच रहे -4 आएगा। इससे छोटा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x, इससे लेस वाला इंटीजर, -4 से छोटा इंटीजर क्या होता है? ये नंबर लाइन है -4, ये -5, हमेशा लेफ्ट में चलती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा लेफ्ट में चलती है। तो इससे छोटा इंटीजर हुआ -5। अगर मैं बोलता हूं -4.2 तो भी वैल्यू आई -5, इससे छोटा इंटीजर। मानो माइनस हमारे पास है 4.9, द वैल्यू इज ऑल्सो -5। आप अपने माइंड में एक और चीज बना के चल सकते हो कि ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ -1, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेफ्ट में चलती है। कैसे लेफ्ट में? 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3, 1.9 तो 1 आ जाएगा। 1 पे तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही देखो 3, यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3 तो लेफ्ट में आ जाएगा 2। ऐसे जैसे मैं देखूंगा यहाँ पर -1.1, 1.2, -1.3 तो इसे लेफ्ट में चला जाएगा -2। तो ये तो मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ये हमें पता चल गया। एक और चीज मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोई एक छोटा सा भी नंबर है, जो 5 है, अगर मैं इसमें छोटा सा भी नंबर ऐड करूं, छोटा सा भी, तो अगर मैं करता हूं 5 में 0.1 तो आएगा क्या? 5.1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पीछे चली जाएगी, एक कम हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 आ जाएगी। अगर 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो 5.1। ठीक है, अगर हम वैल्यू ऐड करते हैं तो पीछे वही वाला फंक्शन रह जाता है। ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू वही रही ना। देखो, अगर मैं बोलता हूं 6 में मैंने 0.2 ऐड करा तो 6.2, अब इंटीजर निकालेंगे तो यही रहेगा जो 6 था, यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं 6 में 0.1 माइनस कर देता हूं तो ये आया बच्चों 5.9 और इंटीजर हो जाएगा इससे छोटा 5। यानी
कुल मिला के ये पता चला कि अगर किसी इंटीजर में छोटा सा भी नंबर माइनस करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 पीछे चली जाती है, और अगर छोटा सा नंबर प्लस करो तो वही जो इंटीजर था जिसमें प्लस करा वही रहेगा। इसी बेस पे ये क्वेश्चन होगा। तो ये आपने थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है समझा। अब मेरे को बताना कि ये वाला जो फंक्शन है ये कह रहा डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सारे इंटीग्रल पॉइंट पर ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। हमने मान लिया कि लेट पॉइंट किसी एक सी पर हम चेक कर रहे हैं, ये हमने मान लिया कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, या हाँ चलो हमने मान लिया किसी एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या 1 से या 2 से, किसी एक से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। एक इंटीग्रल पॉइंट मान लिया बिलोंग्स टू इंटीग्रल पॉइंट, एनी इंटीग्रल पॉइंट, ये मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वही करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे और डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और उनको इक्वल बनाएंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। मेरे को इसमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट या डायरेक्ट में से कोई इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो देखता हूं मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, c नेगेटिव और fx। c नेगेटिव मतलब जो हमने c पॉइंट माना मैं उससे पीछे वाला पार्ट ले रहा हूं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव और फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है बेटा मेरे पास x और बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। c से पीछे वाला एक नंबर ले रहे हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं c से पीछे वाला तो हम h क्या कर देंगे, एक छोटा सा नंबर माइनस कर देंगे, ठीक उससे पीछे चल रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, कैसे आता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मेरे पास आया तो मैंने वैल्यू रखनी थी c, तो c माइनस, ये मैंने कंसेप्ट बता रखा c माइनस रखो, तो यहां रखा c माइनस h और यहां पर भी रखा c माइनस h। यहां आपका कंसेप्ट आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h मैंने ऐसे रखा माइनस। ये तो ग्रेटेस्ट, ये तो हमारे पास सिंपल x था, ये तो सिंपल आ गया, लेकिन ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब मैंने किसी नंबर में छोटा नंबर माइनस करा तो वो एक कम हो जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 5 में मैं 0.1 माइनस करता तो आया 4.9। अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो 4 आया, यानी इससे सीधे सीधे एक कम हो गया, सीधे एक कम हो गया ना। अगर छोटा भी माइनस करेंगे लेफ्ट में चला जाएगा। c एक नंबर था, मैंने उसमें से छोटा सा h माइनस करा तो वैल्यू c की एक कम हो गई, तो यहां पर आ गया c माइनस 1। अब इसको चेक करते हैं, c माइनस h माइनस c प्लस 1 हुआ, c कैंसिल हुआ, लिमिट पुट करी, लिमिट h की क्या थी हमारे पास 0 थी, तो 0 पुट करी तो 0 प्लस 1 यानी आ गया 1। ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां तक मेरे क्या क्लियर होगा आपको कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बच्चों। राइट हैंड लिमिट में आएगा बेटा लिमिट h टेंस टू c सॉरी लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव और फंक्शन, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव और फंक्शन क्या है हमारे पास, यहां पर फंक्शन वही है हमारे पास, यही वाला एक ही फंक्शन है, तो फंक्शन है x और बॉक्स x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। लिमिट में h ले रहे हैं एक छोटा सा नंबर जो c में हम राइट हैंड साइड c प्लस है, c में राइट हैंड साइड जाएंगे तो h में ऐड कर रहा हूं, तो x की जगह आएगा बेटा c प्लस h माइनस x की जगह आया c प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h तो c प्लस h ही रहा। अब c में मैं कोई भी छोटा नंबर प्लस कर रहा हूं तो क्या आएगा, c प्लस h कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 में अगर मैं 0.1 ऐड करता हूं तो यह आया 6.1। अब इसका इंटीजर तो 6 ही आएगा ना, यही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर c में मैं कोई एक छोटा सा नंबर प्लस भी कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू लेफ्ट ही आ जाएगी इंटीजर की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट ही आ जाती है, तो लेफ्ट में आ जाती है ना, लेफ्ट में, तो c आएगा। ये कैंसिल हुआ, h की वैल्यू आ गई 0। ये मेरे पास आया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड आया था 1, राइट हैंड आया था 0, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। जो हमने c माना था उन सब पे क्या आ गए, डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो इस टाइप से करना, अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चों, उसके बाद आता बेटा क्वेश्चन नंबर 20 इज फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट पाई। क्या ये फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है।
तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए मैं वही करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा पॉइंट पे, जो पॉइंट है जैसे पॉइंट 1 है, पॉइंट का ये पॉइंट है मेरे पास, इस पे चेक करना है इस वाले पॉइंट पे, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड निकालूंगा, इसका राइट हैंड निकालूंगा और एट द पॉइंट निकालूंगा डायरेक्ट लिमिट। तीनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। वही चेक करते हैं हम। तो पहले ले रहा हूं मैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एंड फंक्शन लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला है, कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं। फंक्शन मेरे पास आया बच्चों x² माइनस साइन x और प्लस 5। अब जब मैं पाई का लेफ्ट हैंड साइड चल रहा हूं तो पाई के लेफ्ट हैंड में मेरे को छोटा सा नंबर माइनस करना पड़ेगा, और वो छोटा सा होता है वो h टेंस टू 0 होता है। जब अगर x टेंस टू पाई तो s टेंस टू 0 होगा। कैसे? देखो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका, x टेंस टू पाई प्लस h मैंने कर दिया। अब ये जो x है ये पाई तब बनेगा, पाई की तरफ तब टेंडिंग होगा कि जब h किसकी तरफ हो रहा है, h 0 की तरफ टेंड हो रहा है। तो मैंने ले लिया लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 लिया। x की जगह मैं क्या रखूंगा, पाई माइनस, ये मान के चलो अपने माइंड में, पाई माइनस h। तो x की जगह रखा पाई माइनस h, इसका स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ h की वैल्यू पुट करते थे, बेटा ये एंगल है साइन, यहाँ पर हम h की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर पहले इसको ओपन करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो यह आया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर x² प्लस h² माइनस 2xh। यहाँ तो पुट कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। माइनस यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का होता है साइन a साइन पाई कॉस b कॉस h माइनस कॉस a कॉस पाई एंड साइन b साइन h और प्लस 5। मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब मैं h की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सब जगह। h हमारे पास 0 है तो 0 हुआ तो ये x² हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पर देखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती 1, तो ये तो बन गया साइन पाई बच गया। और इसकी बात करें साइन 0 की वैल्यू होती 0, साइन h यानी साइन 0 की 0, तो ये पूरा 0 हुआ और प्लस का 5, यानी मेरे पास आया x² माइनस साइन पाई और प्लस का 5। ये आगे बच्चे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड के बाद हम सेम तरीके से निकालेंगे कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहां करवा देता हूं, मैं आपको निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव और फंक्शन, ये आया हमारे पास। अब आप समझ गए, मैं डायरेक्ट h ले लेता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ये हमारे पास, फंक्शन में मैंने पाई पुट करना था, पाई प्लस, ये करना था पाई प्लस h, तो मैंने x की जगह रखा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस का 5। लिमिट h टेंस टू 0 आया हमारे पास बच्चों, है ना। ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो अब दिख जाएगा। मैं ये पुट कर रहा हूं, तो यहां पर बेटा वही खोलते हैं हम इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस h² प्लस 2h पाई। यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a प्लस बी, तो साइन पाई कॉस h प्लस कॉस पाई साइन h और प्लस का 5, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब मैं लिमिट h0 रख रहा हूं, h0 तो ये पाई स्क्वायर हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 हुई, यहां पर आया साइन पाई, साइन 0 h की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 और प्लस का 5। बच्चों ये आया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का 5। ये आ गई मेरे पास कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गई, है ना। लेफ्ट हैंड भी वही आ रही, राइट हैंड भी वही आ रही। अब डायरेक्ट लिमिट लिख के देख लेते हैं। डायरेक्ट हम निकालते थे फंक्शन FC, यही निकालते थे, तो FC हमारे पास क्या है, पाई, तो डायरेक्ट पाई पुट करते तो यह है पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का 5, यानी डायरेक्ट लिमिट भी वही आ रही मेरे पास। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, जो फंक्शन आया लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, ये जो हमारे पास आया लिमिट पाई पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं हम इसको, fx इक्वल टू आ गया fc के बराबर, f पाई के बराबर। Therefore फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई। देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, ये
राइट हैंड लिमिट ये रहा पाई के राइट हैंड में, और ये डायरेक्ट लिमिट जो हमने पाई पुट करी, तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब पाई पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, नोट डाउन बेटा दिस। उसके बाद बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि हमारे पास जो अलजेब्रा कहलाता है कंटिन्यूटी का, वो कहलाता अगर जी कोई एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, सपोज दैट, और एफ एक फंक्शन जो है वो भी अगर कंटिन्यूअस है ना, तो जी प्लस एफ भी कंटिन्यूअस होगा, जी माइनस एफ भी कंटिन्यूअस होगा, जी इंटू एफ भी कंटिन्यूअस होगा, और g डिवाइड बाई एफ भी कंटिन्यूअस होगा। बट इसमें क्या होना चाहिए, g डिवाइड एफ में नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो गया, है ना। और अगर किसी कांस्टेंट नंबर को g से या किसी कांस्टेंट नंबर को f से कर दूंगा तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एक तरीका तो ये मैं साइन को कॉन्टिन्यूअस कर दूं, कॉस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दूं, और फिर लिख दूं साइन प्लस कॉस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। एक तरीका तो हमारे पास ये है। एक तरीका है कि आप साइन प्लस कॉस एक्स पूरे का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल दो और डायरेक्ट और उसको कंटिन्यूअस कर दो। तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, है ना, दोनों तरीके से हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सी कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी एक पॉइंट है सी जो रियल नंबर के ऊपर बिलोंग कर रहा है ना। इस पर निकाल रहा हूँ मैं इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसकी डायरेक्ट लिमिट। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आएगा लिमिट x टेंस टू c, और c नेगेटिव, c के लेफ्ट वाला पार्ट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, और फंक्शन ये आए मेरे पास। यहां पर हम ले रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंडिंग टू 0 है, यानी c की वैल्यू c माइनस h है। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं साइन c माइनस h प्लस कॉस c माइनस h, मैंने ये पुट करा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो साइन a माइनस बी आएगा साइन a साइन c, कॉस b कॉस h, माइनस कॉस a कॉस c, साइन b साइन h, साइन a माइनस बी साइन a, कॉस b माइनस कॉस a साइन b। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कॉस a माइनस बी का, तो कॉस a कॉस c कॉस b कॉस h प्लस साइन c एंड साइन h। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। साइन यहाँ साइन a माइनस बी का लगाए, यहाँ कॉस a माइनस बी का कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब h की वैल्यू 0 तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ आ जाएगा ओनली साइन c। यहाँ पर ये हमारे पास साइन 0 की वैल्यू होती है 0, h की जगह 0, साइन 0 की 0, पूरा 0 हो गया। ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बच जाएगा हमारे पास प्लस कॉस c बच जाएगा। अगेन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पार्ट 0 हुआ, यानी मेरे पास ये आ गया साइन c एंड कॉस c। क्या है हमारे पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव और फंक्शन यह है मेरे पास। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को। यहाँ कर देते हैं आगे, फिर मैं वही कर रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 और c प्लस, फंक्शन में हमने रखना है c प्लस और h, हमने h माना है, तो साइन यहाँ पर आया c प्लस h और प्लस कॉस c प्लस h। नाउ वी विल प्लेस द फॉर्मूला h टेंस टू 0 साइन a प्लस b। ये थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। साइन a प्लस बी, साइन a साइन c कॉस b कॉस h प्लस कॉस a कॉस c, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस b का होगा कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगेन लिमिट अगर मैं 0 पुट करूं तो कॉस 0 की वैल्यू हुई 1, यानी यहां पर आया साइन c आया कुल मिला के। साइन 0 की वैल्यू है 0, यानी ये पूरा पार्ट 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू हुई 1, यानी आया कॉस c आया। साइन 0 की वैल्यू, क्योंकि h की जगह 0 रख रहे हैं और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। सो दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। नाउ वी हैव टू फाइंड, तीसरी चीज हम निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट, एफ सी निकालते हैं। तो एफ सी अगर मैं निकालूंगा तो सी पॉइंट हम सी पर ही चेक करें, सी की जगह सी रहेगा और साइन सी कॉस सी हो जाएगा, एक्स की जगह सी आ जाएगा, तो ये आएगा साइन सी कॉस, साइन सी प्लस कॉस सी।
यानी मैं लास्ट में लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव फंक्शन जो आया इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, fc के बराबर आ गया। Therefore फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और c जो थे हमने वो सारे रियल नंबर के अंदर बिलोंग की थी। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको आ चुका होगा, है ना। सब में वही करना है। तो उसके बाद बच्चा 31 से लेकर और 34 तक के जो क्वेश्चन है वो सब एक ही टाइप के। इसमें क्या कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का अगर कॉम्पोजिशन अगर मानो कंटिन्यूअस है, कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस निकलेगा। अब सर ये कॉम्पोजिशन का क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। पहले चैप्टर की वीडियो अगर देखोगे तो उसमें हमने एक चीज़ बताई कि ये दो फंक्शन है, ये दोनों f से जुड़े हुए हैं, ये दो फंक्शन इनके बीच में एक रिलेशन है g का। तो इनका कॉम्पोजिशन अगर मैं डायरेक्ट इसका मैं डायरेक्ट इसके साथ देखना चाहता हूँ तो वो हमारे पास कॉम्पोजिशन होते थे फॉग या गॉफ। ये हमारे पास होता था कॉम्पोजिशन f ऑफ gx या फिर g ऑफ fx। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में करते हैं हम। इसमें क्या होगा, फंक्शन ऑन अ फंक्शन दे रखा होगा। अब सर ये फंक्शन ऑन अ फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा चेन रूल। जैसे यहां पर देखो cos x स्क्वायर है, तो cos फंक्शन एक्चुअली में होता है cos x, लेकिन उसने x की जगह दे दिया क्या, x स्क्वायर। इसका मतलब उसने एक फंक्शन पर दूसरा लगा दिया, एक फंक्शन पर दूसरा चिपका दिया फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑन अ फंक्शन, एक फंक्शन पे दूसरा अपनी तरफ से लगा दिया। जैसे मैं आपको बात करूं log sin x, अब एक्चुअल फंक्शन होना चाहिए था log x होना चाहिए था, log x, लेकिन उसने क्या कर दिया log sin x, x की जगह उसने क्या रख दिया sin x। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, फंक्शन ऑन अ फंक्शन। या चेन रूल जैसे आपका लगता था वही चीज है कि एक फंक्शन पर उसने दूसरा लगा दिया। एक चीज आपने ये याद रखनी है। दूसरा कॉम्पोजिशन कैसे निकलता था फंक्शन का, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं आपको, पहले चैप्टर में था वैसे, लेकिन एक बार बता देता हूं। आई नो यू फॉरगेट दैट, मेरे को पता है कि तुम उसको बिल्कुल माइंड से निकाल चुके हो। सपोज दैट एक फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स और एक फंक्शन मेरे पास जी एक्स है, सपोज दैट वो है एक्स क्यूब, ये है। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं जी ओ एफ, गॉफ, या g ऑफ fx लिख दो, बात एक ही है। तो अगर मैं गॉफ निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालता था बता देता हूं। g नहीं तो मेरे का ना, आप कंपोजिशन की वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना, थोड़ा बहुत देख लेना उसको। g ऑफ, ब्रैकेट ऑफ कर लिया अपने माइंड में, ये सेट कर लो, o माने ऑफ और fx, यहां पर आया फंक्शन fx। तो g और fx फंक्शन हमारे पास क्या है, fx फंक्शन है sin x। अब आपने ये देखना, ये gx आ चुका है, gx, यानी gx वाले फंक्शन में gx, x की जगह ये रखेंगे। तो मैंने यहाँ gx वाला फंक्शन नोट करा, वो था x क्यूब, तो gx आ चुका है, ये रखेंगे हम x की जगह gx। जैसे gx है तो x की जगह sin x आएगा, तो जो गॉफ आ गया x की जगह क्या आएगा, sin x, तो आएगा sin x, x की जगह लिया और इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब, ये आ गया गॉफ। इसी तरह अगर मैं इसमें निकालना चाहूं फॉग, तो एफ ओ माने ऑफ और जी एक्स आया हमारे पास, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दो, जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है बच्चे। अब एफ एक्स आ चुका है, ये एफ एक्स में एक्स की जगह मैं ये रखूंगा, तो एफ एक्स फंक्शन मैंने नोट करा, मान लिया साइन एक्स था, और एक्स की जगह मैं एक्स क्यूब रखूंगा तो हमारे पास फॉग आ जाएगा, x की जगह x क्यूब, साइन x की जगह रख दिया x क्यूब, सो दिस इज फॉग। इसको बोलते थे कॉम्पोजिशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आपको रिवाइंड हो गया, नहीं तो मेरे वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से हो जाएगा। ये फंक्शन मेरे को क्या करना है, fx फंक्शन बनाना है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं इसको दो फंक्शन में तोड़ रहा हूं। मैंने एक फंक्शन g मैंने मान लिया, क्योंकि मेरे को पता है दो फंक्शन मान लिए हुए हैं, तो gx फंक्शन मैंने से इसमें मान लिया cos x, इस पूरे को अपने माइंड में x मान लिया क्योंकि फंक्शन पे दूसरा लगा हुआ है। और फिर मैंने hx एक फंक्शन मान लिया x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले g को कंटिन्यूअस प्रूव करूंगा, फिर h को कंटिन्यूअस करूंगा। तो जब ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएंगे तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस आएगा। इस बेस पे हम काम करेंगे,
पहले इसको कंटिन्यूअस करेंगे, फिर इसको कंटिन्यूअस, फिर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो फिर मैं उनका कॉम्पोजिशन निकालूंगा। तो पहले जरा इन दोनों को कंटिन्यूअस करते हैं। कॉस को अभी आप पीछे सीख चुके हो, मैं कॉस एक्स ले रहा हूं पहला फंक्शन, तो मैं जी एक्स मेरे पास है कॉस एक्स, मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, फटाफट कर देते हैं, आपको आता है x टेंस टू सी, सी पर चेक कर रहा हूं मैं, सी नेगेटिव, ये सब आपको पता है, एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर आया कॉस सी नेगेटिव, सी माइनस एच, पीछे सीख चुके हो ये, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर h की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, एंगल है ये, तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a साइन b साइन h, कॉस a कॉस b कॉस a कॉस h प्लस साइन a साइन b साइन h, पुट करते हैं हम लिमिट 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर आया कॉस c, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हुआ, बचा हमारे पास कॉस c बच गया। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बचे। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहां पे निकाल देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ती है इसमें, यहां पे निकाल देता हूं मैं इसका राइट हैंड लिमिट कॉस का, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव और फंक्शन, तो लिमिट h टेंस टू 0 आया बच्चे, कॉस c पॉजिटिव c प्लस h आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला लगाया मैंने, लिमिट h टेंस टू 0, जब तक h की वैल्यू नहीं पुट होती तब तक चलता जाएगा लिमिट, तो कॉस c कॉस h माइनस साइन c और साइन h, 0 पुट करते हैं, कॉस 0 की वैल्यू हुई 1, तो यहां पर आया कॉस c, साइन 0 की वैल्यू हुई 0, तो ये पूरा हुआ 0, यानी साइन c आ गया। लेफ्ट हैंड निकाल दी बच्चे, राइट हैंड निकाल दी, अब मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, जी एक्स मेरे पास है बच्चे कॉस एक्स, अगर मैं जी सी निकालता हूं तो ये आएगा कॉस सी, ठीक है ना, और यहां एफ एक्स नहीं आएगा, यहां आएगा जी एक्स, क्योंकि हमने फंक्शन जी एक्स मान लिया, तो बेटा यहां पर एफ एक्स की जगह क्या लिख दो आप, जी एक्स लिख दो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, जी एक्स वाला जो फंक्शन है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव gx इक्वल टू gc के बराबर आया। ये थोड़ा फास्ट इसलिए बताया, ये आपको आ चुका है, पीछे से करना। Therefore फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, इसमें hx कंटिन्यूअस करना है, तो वो मैं नहीं कराता, स्किप करता हूं। सपोज दैट आपको आता है, वही लेफ्ट ले लो, राइट ले लो और डायरेक्ट ले लो, है ना। तो मैं ले रहा हूं कि मैं यहां पर डायरेक्ट मान रहा हूं कि hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इसको आप, ये मैंने एरो बना दिया, हाथ बना दिया, इसको आप करोगे कंटिन्यूअस, आपको आता है कंटिन्यूअस करना, है ना। वही c पर ले लोगे, बिल्कुल इसी फंक्शन से करोगे, c नेगेटिव c पॉजिटिव डायरेक्ट c। अब मेन काम, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं मैं, मेन काम इसके बाद आता है। क्या आता है इसके बाद, कि हमने सर g कर दिया, हमने सर क्या कर दिया, g कर दिया, और hx, gx और hx दोनों कंटिन्यूअस बना लिए। hx आप कर लोगे, दोनों मैंने जब कंटिन्यूअस बना लिए तो उसके बाद मैं इनका कॉम्पोजिशन निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा g ऑफ hx, गॉच, g ऑफ hx लिख दो या g ऑफ h लिख दो, इनका कॉम्पोजिशन दोनों का। तो जरा इनका कॉम्पोजिशन देखते हैं, g का g ऑफ, और यहां आया hx, ये बताया था मैंने आपको, g ऑफ hx फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू रखो। hx क्या है हमारे पास, hx है x स्क्वायर, तो ये आया x स्क्वायर। अब गौर से समझो, gx आ चुका है, ये पूरा x आ चुका है, gx, तो मैंने gx वाला फंक्शन नोट करा, वो है cos x, तो जो गॉच आया x, gx, x की जगह रखेंगे x स्क्वायर, तो ये आएगा cos, और x की जगह रखा x स्क्वायर। तो अब गौर से देखो, ये जो g ऑफ hx आया वो fx के जैसे तो आ गया, cos x स्क्वायर ही तो आ गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा g ऑफ hx इक्वल टू आ गया fx के जैसा, ठीक है। अब मेरे को पता कि ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का कॉम्पोजिशन, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस होता है। अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तो fx भी कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आ गया, तो मैं लिखूंगा g ऑफ hx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, बिकॉज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन होता है इज ऑलवेज
ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कॉम्पोजिशन जो होता है दो फंक्शन को हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो देयरफॉर fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। fx भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों कंटिन्यूअस हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि ये जो g ऑफ hx निकाला ये fx ही निकल गया। तो आपने ये 34 तक सेम करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दो बार और करा दूंगा, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है मेरा चैनल आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।